हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जो डे टू डे लाइफ है तो उसमें हम लोग बैटरीज़ क्या करते हैं या सेल्स यूज करते हैं। तो ये बैटरी या सेल जो है वो इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिनके कारण वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, कन्वर्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14 में कमर्शियल वोल्टिक सेल। तो क्या है, बैटरीज कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे एक प्राइमरी बैटरी और एक क्या है, सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक बार आप सेल को यूज करते हो फिर फेंक देते हैं, दोबारा उसको आप यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज, ठीक है ना। और जो रीयूजेबल सेल होता है, जिसको रीयूज कर सकते हैं या रिचार्ज कर सकते हैं और रिचार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम क्या बेटा, सेकेंडरी सेल। जैसे घरों में आप देखते हैं जो इन्वर्टर से अटैच जो बैटरीज होती हैं, तो वो क्या होती हैं कि उनको हम लोग जब वो डिस्चार्ज होती हैं तो उस केस में क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और जब उसको हम चार्ज करते हैं तो उसको दोबारा हम चार्ज करते हैं, उसको फेंकते तो नहीं है। तो जो चार्ज करते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके फिर उसमें केमिकल एनर्जी को रीस्टोर करते हैं। तो यही प्राइमरी बैटरी जिसको सिंगल टाइम यूज करते हैं, और सेकेंडरी बैटरी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट बाय रिचार्जिंग, है ना, कि प्राइमरी बैटरी को हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सो व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड द बैटरी इज डेड एंड मस्ट बी डिस्कार्डेड। यानी एक बार प्राइमरी बैटरी अगर क्या हो गई, रिएक्टेंट अगर ख़त्म हो गया तो बैटरी डेड हो जाती है और उसको हम लोग अब फेंक देते हैं। वहीं पर जो सेकेंडरी बैटरी है ना, सेकेंडरी बैटरी ऑफ्टन कॉल्ड स्टोरेज बैटरी आर रिचार्जेबल बैटरीज। की सेकेंडरी जो बैटरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टोरेज बैटरी बोलते हैं या रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं, कि इनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। द रिएक्शन इन दिस बैटरीज कैन बी रिवर्स्ड, दस द बैटरीज कैन बी रिचार्ज। तो ये रिचार्ज कैसे होती हैं, सिंपल सी बात है कि रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया कि जो बैटरीज हम लोग यूज करते हैं तो दो तरह की कैटेगराइज किया गया है। एक तो है आपका प्राइमरी और दूसरा जो है वो है बेटा, एक प्राइमरी बैटरी है, दूसरा सेकेंडरी बैटरी। ओके, अब एक एक करके कुछ यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बट हम लोग के सिलेबस में बोर्ड से लगाए, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो और चाहे नीट का हो, तो सिलेबस में प्राइमरी बैटरी के अंदर 2 बैटरी डिस्कस करनी है और सेकेंडरी बैटरी के अंदर भी हमें 1-2 बैटरी क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा है प्राइमरी सेल, जिसमें हमें 2 सेल पढ़ना है, एक तो ड्राई सेल और एक करना है मरकरी सेल। तो ये 2 सेल में डिस्कस करना है, एक ड्राई सेल और एक मरकरी सेल। तो पहले हम लोग ड्राई सेल से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ द बैटरी इज द ड्राई सेल which is a compact of Leclanche cell known after its discovery by the Leclanche। तो इसका एक और नाम है, ड्राई सेल का एक और नाम क्या है, इट इज़ अ लेक्लांचे सेल, ठीक ना। ये जो आपका फिगर जो दिख रहा है, ये फिगर ही आपका क्या है, दिस इज़ योर लेक्लांचे सेल, जिसमें ये दिख रहा है कार्बन रॉड का कैथोड। आपको पता है बैटरी होगा तो कुछ कैथोड होगा कुछ एनोड होगा, तो यहाँ कार्बन का कैथोड है और ये जो जिंक है ये क्या आपका एनोड है, कॉपर का कैथोड है, कार्बन का कैथोड है, जिंक का एनोड है, और ये तुम्हारे क्या है, MnO2 कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना। तो एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट्स, इसी बैटरी को क्या है, ये बैटरी आपका क्या है, दिस इज़ अ लेक्लांचे सेल। ये बैटरी क्या आपके है, लेक्लांचे सेल है, इसको हम ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल बोलते हैं। तो इन दिस सेल द एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, अभी हमने डिस्कस किया, एंड द कैथोड इज अ graphite rod surrounded by the powdered MnO2 and carbon। तो क्या क्या वर्ड यूज किया,
जिंक है एनोड, ग्रेफाइट क्या है कैथोड, और ग्रेफाइट के राड को MnO2 और कार्बन से क्या किया गया, सराउंड किया गया। ओके, तो ये सब पूछ सकता है कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, किससे सराउंडेड है, ग्रेफाइट और MnO2 और कार्बन से। फिर बोल रहा है द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड विद अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये जो स्पेस होता है इन दोनों के बीच में वो किससे होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के मॉइस्ट है ना, मॉइस्ट पेस्ट से। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा। फिर अब चूंकि एनोड ये एक सेल है तो एनोड और कैथोड के क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। तो क्या रिएक्शन है, अब ये आपसे रिएक्शन पूछ सकता है कि ड्राई सेल में एनोड पर क्या रिएक्शन होता है। तो देख रहे हैं बेटा जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो MnO2 प्लस अमोनिया रिएक्ट करके MnOH प्लस अमोनियम आयन से अमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो Mn पर यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी Mn+4 का रिडक्शन हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है एनोड और कैथोड के रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बन रहा है ना, किससे क्या बन रहा है। अब वही नीचे अब लिख रहा है क्या, इन द कैथोड रिएक्शन मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम द +4 टू +3 स्टेट, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। अमोनिया इज़ नॉट लिबरेटेड एज अ गैस, तो अमोनिया यहाँ पर गैस की तरह नहीं निकलती, जबकि अमोनिया को पता है गैस होता है। क्यों कि अमोनिया क्या करता है, फर्दर जो जिंक है ना, जिंक के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना लेती है ना। कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, Zn+2 ये जो अमोनिया निकल रही है फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म ZnNH3 4 तो इस तरह का ये प्रोडक्ट बना लेती है। ओके, उसके बाद से बोल रहा है कि ड्राई सेल डोंट हैव अ इनडेफिनिट लाइफ एज एसिडिक अमोनियम क्लोराइड कोरोड द जिंक कंटेनर इवन व्हेन इट इज़ नॉट यूज। तो ये भी पूछ सकता है कि ये क्यों नहीं यूज कर सकते हैं हमेशा, मतलब कि बहुत लंबे समय तक इसको क्यों नहीं रख सकते हैं, है ना, क्यों नहीं रख सकते हैं। तो बस सिंपल ये रीज़न यहाँ पे क्या है कि अमोनियम क्लोराइड क्या कर देता है, जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। एक तो ये बात, और लास्ट इन्फॉर्मेशन कि ड्राई सेल का पोटेंशियल कितना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा 1.25 से 1.5 वोल्ट तक। तो प्राइमरी सेल का हमने पहला जो पढ़ा उसका नाम क्या है, ये ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। तो बेटा इसमें एनोड कौन होता है, जिंक होता है, कैथोड किसका होता है, कार्बन का, किससे सराउंडेड है, तो MnO2 और कार्बन से, और इन दोनों के बीच में क्या पेस्ट होता है, मॉइस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, और लास्ट में अमोनिया जो दिखती है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट क्या करती है, बनाती है। और ड्राई सेल जो है उसका पोटेंशियल 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना, इसका इससे नोट्स बना लेना है। ओके बेटा, तो प्राइमरी सेल में जो अब अपना जो अगला जो डिस्कशन है वो क्या है, वो है मरकरी सेल। तो हमने पहला क्या पढ़ा, दैट वाज ड्राई सेल, या एक नाम क्या, लेक्लांचे सेल। अब हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, मरकरी सेल। मरकरी सेल भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्या, प्राइमरी सेल। ये भी क्या है, अ काइंड ऑफ अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिनको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, जिनके रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। अब देखते हैं यहाँ पर भी वही होगा, एनोड कैथोड क्या है, एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो वही सारी बातें यहाँ डिस्कस होंगी, वो इन्फॉर्मेशन फिर से कैसे काम करता है वो तो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ ही लिया है, बट ये इसमें क्या क्या रिएक्शन है। तो मरकरी सेल में किस सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेज एक्सेट्रा। तो जो वॉच में आप देखते हैं ना छोटी छोटी सी जो क्या सेल होते हैं, वो बेसिकली मरकरी सेल ही होते हैं। कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी एमलगम एज एनोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिंक मरकरी का एमलगम होता है एनोड, और फिर अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एक्ट एज अ कैथोड। तो एनोड और कैथोड किसका बना हुआ है, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई आपसे। तो पूछ सकता है मरकरी सेल में एनोड कौन होगा, तो आप बोलेंगे जिंक मरकरी का एमलगम, और कैथोड किसका बना होता है, तो HgO और कार्बन का, पेस्ट ऑफ HgO और कार्बन एज अ कैथोड। ओके, फिर बात आता है इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कौन होता है, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इन मरकरी सेल, योर आंसर इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। तो ये हो गया कैथोड कौन है, एनोड कौन है ना बेटा, और फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन है। अब रिएक्शन, तो एनोड का रिएक्शन दिख रहा है आपको, एनोड रिएक्शन क्या है भाई, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप देख लीजिए। तो रिएक्शन आपको ध्यान रखना है,
जिंक +2 से आप सॉरी जिंक 0 से यहाँ ऑक्सीडेशन 0 है और ये +2 में गया, तो जिंक का क्या है ऑक्सीडेशन है। और कैथोड पर रिडक्शन होगा तो आप देख लीजिए ध्यान से HgO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, HgO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 0 में गया, यानी यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो किसका रिडक्शन हुआ, तो आप बोलेंगे HgO का रिडक्शन हुआ Hg में, तो ये हो गया एनोड और कैथोड के रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या करेंगे, तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, एनोड और कैथोड का रिएक्शन अगर आपको समझ में आना चाहिए, दोनों को जोड़ के क्या बन जाता है, ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है। ये जो बना रखा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही किसका है, मरकरी सेल का है। और नीचे जो बात कह रहा है द सेल पोटेंशियल क्या है, इसका 1.35 वोल्ट। एक तो ये बात, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन सोल्यूशन, उस कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि एक तो 1.35 वोल्ट होता है, उससे महत्वपूर्ण बात क्या कि रिमेन्स कांस्टेंट होता है, जबकि ऐसा वहाँ नहीं था। ड्राई सेल में वो इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं था, वहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा था, बट यहाँ पर क्या है कि लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो मरकरी सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, और कितना सेल पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट, और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि कांस्टेंट करंट देता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बिकॉज इन अब्सेंस ऑफ एनी आयन इन द सोल्यूशन। आप देख रहे हैं कि सब सॉलिड में है, तो जिससे इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ई सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो फिर ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए प्राइमरी सेल के, पहला ड्राई सेल और दूसरा मरकरी सेल। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेंगे बेटा, एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, ओके, और वो कितना सेल पोटेंशियल देता है। तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और यही सब बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सेल। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा उसका नाम है सेकेंडरी सेल आर रिचार्जेबल बैटरी या रिचार्जेबल सेल। यानी ऐसे सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी जिनके रिएक्शन क्या हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो क्या लिख रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज अ लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसका जो एग्जांपल हम लोग को देखना है, इसमें भी दो एग्जांपल पढ़ने हैं, जिसमें पहला एग्जांपल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं ना, जो बैटरी इन्वर्टर में यूज करते हैं, इनफैक्ट कार वार में जो यूज करते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, क्या क्या होता है इसमें भी फिर भी बात होगी बेटा, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन। तो यही सब बातें यहाँ डिस्कस होंगी। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहला इट कंसिस्ट ऑफ लेड नोड। लेड का एनोड है, देखिए एनोड कौन है, लेड है, पीबी, लेड मतलब पीबी, तो पीबी का एनोड है, एंड ग्रीड ऑफ लेड पैक्ड विद द लेड ऑक्साइड एज अ कैथोड। तो एनोड किसका है, लेड का है, और कैथोड किसका है, PbO लेड का ऑक्साइड, ये कैथोड है। तो एनोड कैथोड ये दो पहला क्वेश्चन बनेगा। और सोल्यूशन किसका, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो अगला इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, 38% बाई मास आर हैविंग। तो मास बाई मास जो परसेंटेज है, ये ध्यान रखना है, इसका कितना आता है, 38 होता है इसमें, या डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो एनोड लेड, कैथोड लेड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 हैविंग मास बाई मास परसेंट 38, या डेंसिटी, चाहे डेंसिटी लिख दीजिए 1.3 ग्राम पर सीसी। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना होता है, वो लेड का याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, ये इंफॉर्मेटिव सेक्शन है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बट अब याद रखना इस पर्टिकुलर बैटरी में कौन एनोड, कौन कैथोड और कौन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो सामने आपके ये जो डायग्राम है, ये क्या है बेटा, ये लेड स्टोरेज बैटरी ही है। देख लीजिए एनोड, ये एनोड है लेड का, ये जो कैथोड का दिख रहा है ग्रिड, ये ग्रिड जो दिख रहा है ये कैथोड है, किसका बना है, लेड ऑक्साइड का। तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और इनके बीच में जो ये फीलिंग दिख रही है क्या है, H2SO4 के सोल्यूशन है। ओके ओके, तो ये आपकी लेड की बैटरी। अब उसमें क्या कर रहा है, व्हेन द सेल डिस्चार्ज, जब सेल क्या होगा, जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, सेल डिस्चार्ज में क्या होगा, केमिकल एनर्जी
क्या होगा बेटा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट हो रही होगी, है ना। तो जब सेल डिस्चार्ज, व्हेन द सेल डिस्चार्ज इट ऑपरेट्स एज अ वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल का मतलब क्या है, वोल्टिक सेल का मतलब वही है गैल्वेनिक सेल। क्या, गैल्वेनिक सेल, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, द लेड इज ऑक्सीडाइज टू Pb+2 आयन एंड लेड प्लेस्ड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, है ना। तो लेड क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और लेड प्लेट क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, एनोड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, व्हेन द सेल डिस्चार्ज, अब क्या बोल रहा है, व्हेन द सेल डिस्चार्ज, अब सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा सॉरी, व्हेन द सेल डिस्चार्ज, तो ऊपर वाली लाइन फिर से रिपीट हो गई कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वही बात हो रहा है जो ऊपर डिस्कस हुआ ना, सेम लाइन है, व्हेन द सेल डिस्चार्ज, तो ये ऊपर डिस्कस हो चुका है। अब क्या रिएक्शन है एट ओ नोड पे, जब सेल जब आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वोल्टिक सेल, यानी कि कौन सा सेल, वोल्टिक मतलब गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस केस में किसका, पीबी का, तो पीबी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो पीबी से Pb+2 बना है, ये Pb+2 सल्फेट आयन से कंबाइन होकर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब PbSO4 का क्या, प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड। तो रिएक्शन देख लीजिए कि Pb+2 सल्फेट से बना PbSO4, तो ओवरऑल रिएक्शन जो एनोड पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, वो रिएक्शन ये हुआ। तो आपसे पूछेगा एनोड पर क्या रिएक्शन ओवरऑल, तो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीडाइज होकर जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अब इलेक्ट्रॉन कौन यूज करेगा, द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लेड इज यूज बाय द PbO2 इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा। तो भैया देखिए आ गया PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके P+2, PbO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा +4, तो +4 से +2 गया, तो ये हो गया क्या, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। और जो P+2 बना है, अगेन वो सल्फेट लेकर PbSO4 प्रेसिड बनाएगा, तो ओवरऑल आपका ये रिएक्शन हो गया कैथोड का। तो कैथोड का रिएक्शन है और ये एनोड का रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, आसानी से याद कर सकते हैं। Pb से Pb+2 PbSO4, और यहाँ भी वही काम हो रहा है। ये एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन है। देखिए ये एनोडिक रिएक्शन, ये कैथोडिक रिएक्शन, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। दोनों को देखिए, दो इलेक्ट्रॉन 2 से 2 कट जाएंगे, जोड़ देंगे, ये सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन समझ में आ गया, दोनों को जोड़ देना है। ओके, अब क्या है, व्हेन द पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज अप्लाइड, यानी अब क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया चार्ज जब डिस्चार्ज हो रहा है। अब क्या होगा कि अगर बाहर से मैंने जो पोटेंशियल लगाया, अगर वो बैटरी के पोटेंशियल ज़्यादा है तो बैटरी कैन बी रिचार्ज, यानी बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और जब ड्यूरिंग रिचार्जिंग बैटरी दो काम होगा, एक तो डिस्चार्ज एक तो चार्जिंग। तो जब बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो बैटरी कैसे ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब ये बैटरी का क्या हो रहा है, अब ये बैटरी की चार्जिंग हो रही, क्या हो रही है, चार्जिंग। तो उसमें वही बात लिख रहा है, नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी बाहर से आप सप्लाई करेंगे, जैसे अपने बैटरी को, घर के बैटरी को चार्ज करते हैं इन्वर्टर के माध्यम से, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस आर रिवर्स, दोज अकर ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो जो रिएक्शन हुआ था वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये कैथोड पे रिएक्शन ये हो रहा है और ये एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, यानी ऊपर जो एनोड पर रहा था वो कैथोड पर होगा, ऊपर जो कैथोड पर था वो एनोड होगा। ये रिएक्शन किसके हैं बेटा, ड्यूरिंग रिचार्जिंग के। तो दोनों रिएक्शन जस्ट उल्टे हैं, देख लीजिए नेक्स्ट जस्ट क्या है, उल्टे रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से और इस रिएक्शन को देखिए, हमारी ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। देखिए ध्यान से, दोनों उल्टे रिएक्शन है। ये क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ये रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग है, और सॉरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, और ये रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग है। तो चार्जिंग का कहानी पता है तो डिस्चार्जिंग जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर डिस्चार्जिंग है और जैसे चार्ज करोगे उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या लिख रहा है, अब वो बात देखिए,
इट इज़ क्लियर दैट H2SO4 यूज्ड अप ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। अब ये क्वेश्चन क्या साफ साफ दिख रहा है कि जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ H2SO4 यूज हो रहा है, ये देखिए यूज हो रहा है, और चार्जिंग में H2SO4 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ निकल रहा है प्रोडक्ट में, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिचार्जिंग एक्शन ऑफ सेल। तो आपसे ही पूछ सकता है कि चार्जिंग में H2SO4 कंज्यूम होता है या प्रोड्यूस होता है, तो क्या लिखेंगे, तो चार्जिंग में, ये है चार्जिंग, चार्जिंग में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, यूटिलाइज होता है। एक ये क्वेश्चन। तो एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, H2SO4 कब यूज होता है, कब प्रोड्यूस होता है। तो अब ओवरऑल क्या लिख रहा है, द डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द स्टोरेज सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वेयर द चार्जिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही मतलब गैल्वेनिक सेल। तो जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड है, और जो चार्जिंग प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बेस्ड है, जो कि दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ओके, तो फिर से यहाँ पर एक बार बता देते हैं, एनोड कौन है इसमें, एनोड तो बेटा एनोड कौन है, लेड है। कौन है कैथोड, तो लेड का ऑक्साइड। कौन इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4, क्या कंसंट्रेशन है 38 मास बाई मास परसेंट या डेंसिटी 1.3। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात यहाँ बोल रहा है कि जब सेल डिस्चार्ज होगा यानी यूज होगा तो वोल्टिक सेल बोलिए चाहे गैल्वेनिक सेल बोलिए उसकी तरह यूज करेगा एनोड, और ये कैथोड के रिएक्शंस हो गए। और जब डिस्चार्ज होगा ये हो गया, और जब रिचार्ज होगा, रिचार्ज में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा, और जस्ट रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, जो पहले एनोड पर होता वो कैथोड पर होगा, जो कैथोड पर होता वो एनोड पर होगा। और मोटी मोटी बात ये जो निकल कर आई है कि H2SO4 डिस्चार्ज में कंज्यूम होता है और रिचार्ज में आपका क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है। तो ये सब आपसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब ये जो अगला जो है वो है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी भी एक किसका एग्जाम्पल है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। ये सेकेंडरी सेल का क्या है, एग्जाम्पल है। प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, कौन कौन से, ड्राई सेल और मरकरी सेल। और सेकेंडरी सेल के दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक पढ़ लिया लेड स्टोरेज बैटरी। अब हमने पढ़ने आ रहे हैं क्या, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल अगला क्या है, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, क्या होता है तो देख लीजिए, दे आर यूज इन वैरायटी ऑफ कॉर्डलेस अप्लाइंसेज सच एज टेलीफोन, वीडियो कैमकॉर्डर, कार्डलेस पावर टूल, आर लाइट वेट एंड रिचार्जेबल। ठीक है ना, तो कहाँ का यूज होते हैं वो ये बात कह रहा है। फिर बोला द केमिस्ट्री ऑफ दिस सेल यूटिलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ कैडमियम एंड रिडक्शन ऑफ निकल +3 आयन अंडर द बेसिक कंडीशन। यानी यहाँ पर क्या है, सिंपल सा दिख रहा है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और निकल +3 ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। आप देख भी लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ निकल पे क्या चार्ज है बेटा, +3, और बना क्या +2। तो +3 से +2 में गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, है रिडक्शन। और 0 से +2 में गया, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम का। किसका रिडक्शन हो रहा है, तो निकल +3 का। ओके, ओवरऑल रिएक्शन क्या, बस दोनों को ये रिएक्शन पता है, बस जोड़ दीजिए तो ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। फिर सिंपल्स में क्या लिख रहा है, एज द एक्टिव मास ऑफ ऑल रिएक्टिंग कंपाउंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर अमाउंट, द सेल डिलीवर अ कांस्टेंट EMF। फिर वही बात जो वहाँ पे डिस्कस हुई थी कि इसका भी जो क्या होता है, कांस्टेंट EMF प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें भी कोई भी आपका आयन नहीं, प्रोडक्ट में कोई भी या रिएक्टेंट में कोई भी आयन नहीं है। तो बस इसमें क्या, निकल कैडमियम सेल में कौन एनोड है, तो कैडमियम। कौन कैथोड है, तो निकल +3 आयन। ओके, किसका रिडक्शन हो रहा है, निकल +3 का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम का। ओके, तो बस इतना सा क्या है निकल कैडमियम के बारे में, एनोड क्लियर, कैथोड क्लियर, और एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन। इनमें खासियत क्या है, ये सेकेंडरी सेल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। अब एक जो डिस्कशन है, एक टाइप है जिसका नाम है फ्यूल सेल। क्या नाम है, देखिए फ्यूल सेल। फ्यूल वर्ड आने से क्या आपके दिमाग में आता है, कुछ ऐसा आता है कि जैसे आप याद सोचिए कि जैसे गाड़ियाँ जो होती है, जैसे बाइक हो गई या कार हो गई, उसमें आप जब फ्यूल डलाते हैं तो फिर वो गाड़ी चलती है, और जब लगता है कि फ्यूल ख़त्म होने वाला है तो आप फ्यूल फिर से भरा लेते हैं। यानी कि समय समय पर आप उसको क्या करते हैं, उसमें आप लोग फिलिंग कराते रहते हैं। तो ये कुछ उसी तरह का एक सेल है,
सेल के अंदर बस हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट जो है वो समय समय पे हम लोग भरते रहेंगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्यूल। पहले दोनों में ये चीज़ था, इसमें एक नई चीज़ क्या आ गई कि इसमें हम रिएक्टेंट एज अ फ्यूल क्या करते रहेंगे, भरते रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्यूल सेल। क्या है फ्यूल सेल वो देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक बैटरीज इन विच द रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड, यानी कि बाहर से लगातार भरा जा सके। इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द डेजिग्नेटेड टू कन्वर्ट ऑफ फ्री एनर्जी फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, कि जैसे हाइड्रोजन में क्या होगा, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O। तो H2O में अगर यहाँ पर H2 एक फ्यूल है और H2O बन रहा है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, H2O है, तो आपको पता है कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। या और किसका, हाइड्रोजन का, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड का, चाहे मीथेन का, हम ये क्या एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो इनको जब जलाएंगे तो बेटा इनको जलाने से क्या, फ्यूल को जो हम जलाते हैं, फ्यूल को हम क्या करते हैं, ये फ्यूल्स हैं, इन फ्यूल्स को हम जब जलाएंगे, जलाने के बाद एनर्जी निकलती है ना, हीट एनर्जी निकलती है। तो हम क्या करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो सेल की तरह काम करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि क्या ऐसे इलेक्ट्रिकल सेल जिनको बनाया ही गया है जो क्या करें, फ्री एनर्जी फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जो कंबस्शन के कारण जो एनर्जी निकलती है किसके, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, इनको डायरेक्टली हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। क्या कर दें, अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, ऐसे ही को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। ठीक है ना। फ्री एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल सेल। फिर क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये फिगर में बनाया है, देखिए आप, एक फ्यूल सेल है, इसमें इधर से हाइड्रोजन जा रहा है, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है ना, और रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से क्या है, सिंपल क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और प्रोडक्ट क्या है, वाटर बन रहा है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि दिस सेल हैज़ बीन यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होंगे, तुमको जलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसी फ्यूल सेल का यूज हुआ था, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। और साथ साथ में द वाटर वेपर प्रोड्यूस वर कंडेंस एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट, कि जो एस्ट्रोनॉट थे उनको पीने के लिए पानी भी चाहिए था, तो इसमें से जो वाटर निकल रहा था उसी वाटर को क्या किया, इन लोगों ने कंडेंस करके उनको सप्लाई किया। ओके, तो ये तो मतलब कि सक्सेसफुली फ्यूल सेल का यूज हो चुका है, तो वो एक बात यहाँ डिस्कस कर रहा है। अब जैसे ये जो H2O2 फ्यूल सेल जो है, H2O2 जो ये फ्यूल सेल है, तो इसके बारे में ये रिएक्शन है। जिस फ्यूल सेल H2 यूज कर रहे हैं, चाहे मीथेन यूज कर लो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड कर दो, अभी यहाँ डिस्कशन किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्या है, इन दिस सेल shown in the figure, hydrogen oxygen are bubbled through a porous carbon electrode into the concentrated aqueous sodium hydroxide। अब यहाँ एनोड और कैथोड कौन है, तो भाई साहब साहब बोल रहा है इट इज़ कार्बन। तो इसमें पूछा एनोड कैथोड कौन है, तो यहाँ क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है। और क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पूछ सकता है। कैटलिस्ट आर इनकोऑपरेटेड, इसके अंदर कैटलिस्ट भी डाला गया। कैटलिस्ट का रोल पता ही है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो इसमें कैटलिस्ट भी ऐड किया गया। और रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन क्या होगा कि H2 + O2 विल फॉर्म H2O, और इसमें जो भी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। तो ये H2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन। एनोड कैथोड कौन है, पोरस कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये एनोड कैथोड का रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर क्या बोल रहा आगे,
दिस सेल इज रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड, कि जब तक सप्लाई करते रहेंगे, इसीलिए इसका नाम फ्यूल है। जब तक हाइड्रोजन O2 डालते रहेंगे रिएक्शन होता रहेगा, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। सिंस फ्यूल सेल्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी, दे पोटेंशियली मूव एफिशिएंट देन द कन्वेंशनल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, कि चूँकि इसमें क्या होता है कि फ्यूल सेल में क्या है, फ्यूल डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक ना, ऑन लार्ज स्केल बाय बर्निंग हाइड्रोजन, ओके, तो ऑन लार्ज स्केल बाय बर्निंग हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल आर यूजिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर, कि चाहे हम हाइड्रोजन को बर्न करके, मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बर्न किया, फिर से हमने टरबाइन रोटेट कराया, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को जो कंबस्शन किया उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ एफिशिएंसी बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑल्दो दो थ्योरेटिकल वी हैव द 100% एफिशिएंसी इन द फ्यूल सेल, थ्योरेटिकली तो 100% बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा गया है कि 60 से 70% एफिशिएंसी देखी जा चुकी है। तो सिंस फ्यूल सेल आर एफिशिएंट and free from pollution, efforts are being made to produce a better commercially practical fuel cell। ठीक है ना, तो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जनरल जो तरीके से जो हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसमें से 30 से 40% ही एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का एक फॉर्मूला है जिसको याद रखिएगा, क्या, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। डेल्टा जी पता ही है, फ्री गिव्स एनर्जी, और डेल्टा एच, तो डेल्टा जी अगर गिवन होगा और डेल्टा एच अगर आप पता है, तो दोनों का जो रेशियो क्या कहलाता है, यही क्या आता है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो कभी बोले व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, तो क्या है फॉर्मूला, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100 कर देंगे तो मतलब कि परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो फ्यूल सेल के बारे में एक आपको आइडिया लग गया क्या होते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल सेल का यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने डिस्कस कर दिया है, और यहाँ पर एक फ्यूल एफिशिएंसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ तक हो गया। अब जितने हमने यहाँ पे सेल पढ़ रखे थे उसके बारे में एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो दे दिया है कि क्या क्या बातें हैं। तो ड्राई सेल जो सबसे पहला था, एनोड जिंक था, कैथोड क्या था, ग्रेफाइट सराउंडेड बाय द MnO2 एंड कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, यही था। फिर मरकरी सेल में एनोड जिंक और मरकरी का एमलगम, कैथोड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट ऑफ KOH एंड जीडानो। तीसरा पड़ा था लेड स्टोरेज बैटरी, एनोड इज लेड, कैथोड इज लेड डाइऑक्साइड PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 वो भी 38%। ठीक है, तो जो मोटी मोटी बातें वो सब यहाँ बता दिया गया है। निकल कैडमियम सेल अगला, कैडमियम और निकल डाइऑक्साइड इसका कैथोड, और KOH क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट फ्यूल सेल था H2O2 फ्यूल सेल, तो पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट, इसमें हाइड्रोजन पास करते हैं वो एनोड है, और जिस पोरस कार्बन में O2 पास करते हैं कैथोड है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंसंट्रेटेड NaOH। तो एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने अभी 5 सेल पढ़े उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने डिस्कस कर दिया है। ओके, शॉर्ट नोट टाइप में। तो ये पूरा इन्फॉर्मेटिव, इन बातों को आपको ध्यान में रखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है कौन एनोड और कौन कैथोड। इसके बाद से एक जो टॉपिक है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था, कोरोजन, ईटिंग ऑफ मेटल। तो ये यहाँ पर अब हम लोग ये समझेंगे कि जो कोरोजन हम लोग पढ़ते थे जिसमें से जैसे लोहे को जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको आप बोलते हैं, तो वो भी कोरोजन का टाइप है। तो वो जो कोरोजन है बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी यहाँ पर वही केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन का ही बात हो रहा है। तो अब कोरोजन तो हमें आइडिया था ही, ईटिंग ऑफ मेटल बोलते हैं, लेकिन कोरोजन कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है उस बात को समझना है, और कैसे यहाँ पर एनोड कैथोड कौन होगा, कैसे ये रिएक्शंस हो रहा है, तो ये सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन को लेकर इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, तो बस इस फिनोमिना को समझ लीजिए, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोरोजन इज़ अ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, कैसे है वो डिस्कस अभी करेंगे। द रस्टिंग ऑफ आयरन इट्स टाइप ऑफ कोरोजन, टर्निसिंग ऑफ सिल्वर ये भी कोरोजन है। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन या टर्निसिंग ऑफ सिल्वर में, डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर या ब्रोंज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन हो, चाहे टर्निसिंग ऑफ सिल्वर हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ
ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्रोंज हो, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। कोरोजन का एक मोटा मोटा आपको बात क्या पता था कि कोरोजन क्या है, जो भी मतलब कि एक ईटिंग ऑफ मेटल हम लोग बोल देते थे, इसको क्या बोलते थे, कोरोजन बोल देते थे। और कोरोजन के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं कि कोरोजन काजेज एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप एंड टू मेनी अदर आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। तो सबसे बड़ा समस्या आयरन का कोरोजन है या रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ में हैं वो आयरन की बनी होती हैं। तो रस्टिंग होगी ऑफ आयरन की तो आयरन ख़राब होगा और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो क्या है कोरोजन, तो आपको पता ही है, बट कोरोजन हाउ कोरोजन इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, बस उस बात को यहाँ पे समझते हैं। क्या बोल रहा है, इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कि कोरोजन में होता क्या है कि मेटल ऑक्साइड बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, रिडॉक्स मतलब कि इट इज़ अ समहाउ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कोरोजन ऑफ आयरन विच इज़ कॉमनली नोन एज अ रस्टिंग अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ी बात है कोरोजन होने के लिए किसका कोरोजन होता है, आयरन का होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है, तो वाटर और ऑक्सीजन का यहाँ पर ज़रूरत है। Although the chemistry of corrosion is complex, but it is understood that one spot of iron object oxidation occurs and the spot behave as a anode। तो सबसे बड़ी बात है कि अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है तो कोई ना कोई एनोड होगा। तो यहाँ एनोड कौन है बेटा, तो उसने बोल दिया साफ साफ आयरन, और लिख भी रहा है यहाँ पे, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो व्हाट इज एनोड ईयर, तो पहला पॉइंट आयरन। फिर क्या बात निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोड, जो इलेक्ट्रॉन ये निकला है move through the metal and go to the another spot of metal and reduce the oxygen in presence of H+। कि अब क्या कर रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है वो एक स्पॉट से मूव करके अनदर स्पॉट में जाकर क्या करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। और H+ कहाँ से आता है, तो ये बिलीव किया जाता है कि ये जो H+ है वो H2CO3 से आ रहा है। और H2CO3 कहाँ से आ रहा है, हमको पता है कि एयर में CO2 का भी प्रेजेंस होता है। ओके, और यही स्पॉट कैथोड की तरह काम करता है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, तो O2 का ऑक्स रिडक्शन। तो व्हाट इज एनोड, Fe, व्हाट इज कैथोड, O2। एनोड और कैथोड कौन है, और एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन ये सामने आपके आ गया। फिर बोल रहा है कि तो ये हो गया एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन, एनोड मींस आयरन का ऑक्सीडेशन और O2 का रिडक्शन। अब आगे क्या बात कह रहा है, आगे बोल रहा है हियर Fe+2 आयन मूव थ्रू वाटर ऑन द सरफेस आर आयरन ऑब्जेक्ट। अब Fe+2 आयन जो है वो मूव थ्रू वाटर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। इफ वाटर प्रेजेंट इन द सेलाइन इट विल हेल्प मोर इन कैरिंग द करंट इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल, नेचर सेल दस फॉर्म्ड एंड विल इनहांस द कोरोजन। कि ये कोरोजन का प्रोसेस और फास्ट कैसे हो जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, ये Fe+2 का मूवमेंट होगा, यानी करंट का मूवमेंट होगा। तो इस कारण से पानी के प्रेजेंस के कारण क्या होगा कि ये मूवमेंट के कारण क्या होगा, कोरोजन और फास्ट हो जाएगा। तो पानी के कारण क्या हुआ, कोरोजन का रेट क्या हो गया, कोरोजन का रेट क्या हो गया, वो बढ़ गया। वो यहाँ ही बात कर रहा है। एंड द ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो बस ये एनोड और ये कैथोड दोनों को जोड़ दीजिए तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। एनोड इज आयरन, कैथोड इज O2, रिडक्शन हो गया। और ये रिडक्शन फास्ट कैसे हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, Fe+2 का मूवमेंट होगा जिसके कारण कोरोजन का रेट फास्ट हो जाएगा। अब अगली जो बात कर रहा है तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये कहानी हो गई। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि द Fe+2 आयंस फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू Fe+3। मतलब बात यहीं खत्म नहीं हुई, फर्दर ये जो Fe+2 है ये फर्दर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, किसमें, Fe+3 में, बन गया Fe2O3। तो देखिए फर्दर एंड कम्स आउट एज अ रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो रस्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है Fe2O3.XH2O। तो फर्दर जो उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ कि Fe+2 O2 के साथ कंबाइन होकर फाइनली क्या बनाया, Fe2O3.XH2O। और ये चीज़ क्या कहलाती है, रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का पाउडर आपको जो होता है वो होता है। यानी एक बार फर्दर यहाँ पर एक बार और ऑक्सीडेशन, पहला ऑक्सीडेशन Fe से Fe+2 का हो रहा है, फिर Fe+2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो बना रहा है Fe2O3.XH2O एंड दैट इज कॉल्ड रस्ट।
ठीक है। तो H plus ion produced in the above reaction help further in rusting. Impurities present in iron also enhance the rusting by setting a number of miniature cell. Very pure iron does not rust quickly. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल गई क्या कि अगर वेरी प्योर आयरन है तो क्विकली रस्ट नहीं होगा, जितनी इम्प्योरिटी होगी उतनी रस्टिंग फास्ट होगी। तो क्या क्या बात निकल गई। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना कैसे है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हाउ इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, है ना। तो क्या हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 का रिडक्शन हो रहा है। फर्दर Fe से क्या बना, Fe+2, और Fe+2 का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ और वो बनाया क्या, Fe2O3.XH2O, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड रस्ट। और प्योर आयरन का रस्टिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है। ओके, तो अब समझ में आ गया हाउ कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा यही कि रस्टिंग ऑफ आयरन में एनोड क्या है, क्या एनोडिक रिएक्शन है, कैथोड क्या है, कैथोडिक रिएक्शन है, और क्या रस्टिंग पहले बार बनता है कि नहीं। रस्टिंग पहले बार नहीं बनता, पहले Fe से Fe+2 बनता है और फिर Fe+2 से Fe+3 बनता है, एंड इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ओके बेटा, इसके बाद से अब ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। अब ये वही डायग्राम, और ये जो है प्रिवेंशन फ्रॉम द कोरोजन, कि कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो ये सब फिर आपने पढ़ रखा था बचपन में, क्या कि क्या ना, पेंट कर दिया या उसके ऊपर और कोई कोटिंग चढ़ा दी, तो वही क्या, कोरोजन को, आयरन को कोरोजन से बचाने का तरीका। तो बस क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, कोरोजन ऑफ अ मेटल इज प्रिवेंट बाय द अप्लाइंग द प्रोटेक्टिव कोटिंग सच एज ग्रीस, पेंट, बाइसफिनॉल एंड मेटल कोटिंग ऑन द मेटल सरफेस। यानी जिस मेटल के आयरन को बचाना है तो आयरन के ऊपर या तो पेंट कर दीजिए, या तो ग्रीस लगा दीजिए, या उसके ऊपर दूसरा मेटल कोटिंग कर दीजिए। तो ये जो दूसरा मेटल जो कोटिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं सैक्रिफाइसल कोटिंग, यानी कि आयरन के ऊपर हम ऐसा मेटल लगाते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे एग्जांपल देखिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का आपने कोटिंग कर दिया। आपको पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा और आयरन को ऑक्सीडाइज करने नहीं देगा। इन केस ऑफ आयरन दिस कोटिंग इज डन टू वे, इलेक्ट्रोलिसिस, दो तरीका है। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, क्रोमियम, निकल और कैडमियम की कोटिंग करते हैं, तो एक तो ये है। दूसरा क्या, डिपिंग आयरन ऑब्जेक्ट इन द मोल्टेन मेटल, जिंक और टीन। तो ये दो तरीका है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। यूज़ ऑफ जिंक कोटिंग टू प्रोटेक्ट आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस स्पेसिफिक जिंक के लिए जिंक यूज करते हैं और जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन पे। ओके, इन द गैल्वेनाइज आयरन, अब ये जो डायग्राम है गैल्वेनाइज आयरन का है, जिंक बोर रिएक्टिव देन आयरन सर्व एज एनोड, यानी कि अब जिंक ही एनोड की तरह काम करता है, कोई जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, अब ये जिंक का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, या इस डाटा से हमको पता चलता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। Here it is important to note that the iron does not rust even after zinc coating is broken. What is not true in case of tin coating over iron? तो एक ये इन्फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि आयरन की जब कोटिंग होती है, आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग होती है तब रस्टिंग नहीं होती है, बट जब टीन की होती है और कहीं से वो ब्रेक हो जाए तो उसकी रस्टिंग हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। नाउ इफ द कोटिंग इज ब्रोकन, आयरन इज एक्सपोज्ड एंड आयरन बीइंग मोर एक्टिव देन बोथ कॉपर एंड टीन, इट्स कोरोडेड। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आयरन क्या होता है, टीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही अगर कोटिंग ब्रेक हो जाएगी तब अब आयरन क्या होगा, वो कोरोडना स्टार्ट होगा। बल्कि जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। हियर आयरन कोरोड एंड मोर रैपिडली देन इट डज in the absence of tin, but tin protect copper in same way as the zinc protect iron. Okay, फिर instead of coating more reactive metal on iron, the use of such metal is made of the sacrificial anode, and this method of preventing iron from the corrosion is called cathodic protection. Okay, in this method a plate of zinc or Mg buried beside the iron pipe or tank connected to its wire. Here iron becomes cathode and more reactive metal becomes anode, and the reactive metal anode is sacrificed to protect the iron. Since the reactive metal plate are oxidized quickly, they are replaced
from time to time which is easy to do. ठीक है ना, मतलब इसमें क्या कर दिया कि सिंपल क्या किया, आयरन के ऊपर टीन की कोटिंग है, तो अगर टीन की कोटिंग टूटता तो आयरन ऑक्सीडाइज होता, बट उसमें क्या किया कि आयरन को उन्होंने किसी दूसरे रिएक्टिव मेटल से, यानी जिंक और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उनसे जोड़ दिया। तो जिंक और मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जब भी आयरन कांटेक्ट में आएगा तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर जिंक और मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ओके, और ये जो डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम क्या है, जो कोरोजन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये वो डायग्राम है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 का रिडक्शन हो रहा है, ये आयरन का ऑक्सीडेशन है, ये आयरन का ऑक्सीडेशन है, ये O2 का रिडक्शन है, और फर्दर क्या हो रहा है, जो Fe+2 है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 बना रहा है। ये देखिए ब्लैक कलर का स्पॉट जो दिख रहा है, यही क्या है, रस्ट है। तो ये कोरोजन का डायग्राम है। ओके, तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन यहाँ तक कर लिया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो गया पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, मैंने यहाँ पर इसको समझा भी दिया है, और इसको आप लोग पढ़ के इसके प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ सब इंपॉर्टेंट यही बेटा कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है, और एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, और क्या इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।